Hello guys, welcome to Avinash Polity Insights. So this is the Indian Polity Lecture 4. इसमें हम दो एक्ट कवर कर रहे हैं, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड चार्टर एक्ट ऑफ द चार्टर एक्ट 1830. ओके, सो बेसिकली हम इसमें बैकग्राउंड रेगुलेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ये सब देखेंगे. चार्टर एक्ट 1813 में कुछ एमसीक्यूज पूछे गए थे यूपीएससी के तरफ से, तो हम वो भी कवर करेंगे. तो लेट्स अंडरस्टैंड. पहले के लेक्चर्स में हमने पिट्स इंडिया एक्ट कवर किया हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कवर किया हुआ है, कुछ अप्रोचेस समझे थे. सो डू वॉच दैट लेक्चर ऑल्सो, एंड आई हैव टेलीग्राम चैनल जिस पे मैं नोट्स शेयर करते रहता हूँ आफ्टर लेक्चर. सो द टेलीग्राम चैनल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में. इट्स अविनाश पॉलिटी इंसाइट्स, AVINSS पॉलिटी इंसाइट्स. सो लेट्स बिगिन. द चार्टर एक्ट ऑफ 1793. तभी मोनार्क जॉर्ज थ्री थे. प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द यंगर, पार्टी टोरी. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जॉन शो 1793 से लेके 98 तक थे. तो बैकग्राउंड समझते. दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिन्यू द ईस्ट इंडिया कंपनीज चार्टर फॉर अनदर 20 years and to strengthen government control while retaining the company's commercial privileges. ठीक है, तो ये बेसिकली रिन्यू था. ठीक है, कंपनी चार्टर का फॉर अनदर 20 years के लिए, एंड टू स्ट्रेंथन गवर्नमेंट कंट्रोल while retaining the company's commercial privileges. So regulation of East India Company. The company's trade monopoly in India was extended for 20 more years. The cost of the board of control and payments to its staff were to be borne by Indian revenue. The company was required to pay the British government 5 lakh pounds annually from its profit. This showed that while the company kept profits, it had to share revenue with the British government and fund British administrative oversight from Indian money. So basically रेगुलेशन क्या था? ट्रेड मोनोपोली तो था जो कंपनी क्या, तो चार्टर में 1600 में हमने देखा, तब से वो ट्रेड मोनोपोली एक्सक्लूसिव राइट था, राइट. सो वो एक्सटेंड किया गया आने वाले 20 सालों के लिए. तो जो भी कॉस्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल को था, जो पेमेंट था स्टाफ को, वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा. तो और जो कंपनी है, ठीक है, जो भी उसका प्रॉफिट है, उसमें से 5 लाख पाउंड एनुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया जाएगा, कंपनी देगी. ओके, सो ये क्या बताता है? ये बताता है कि कंपनी अपना प्रॉफिट रख रहा है, ऑल्सो रेवेन्यू शेयर करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, एंड फंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसेट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी. एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस समझते हैं. द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज ग्रांटेड ओवर राइडिंग ऑथोरिटी ओवर गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास. ओके, सो पहले हमने कैसा क्या देखा था? सबॉर्डिनेट थे, ओवर राइडिंग ऑथोरिटी दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को. ठीक है, मोर पावर आ गया भाई उसके पास. तो स्ट्रेंथन सेंट्रल कंट्रोल इन इंडिया टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन अमंग प्रेसिडेंसीज. तो भाई और स्ट्रॉन्ग बना दिया, सेंट्रल कंट्रोल लेके आया इंडिया में. तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट उस समय हो रहा था, ठीक है, जो भी प्रेसिडेंसीज के बीच में, वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड हो सकेगा. सो अदर चेंजेस समझते. रॉयल जो क्राउन से अप्रूवल वॉज मेड मैंडेटरी फॉर की अपॉइंटमेंट्स. ठीक है, गवर्नर जनरल, गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी, कमांडर इन चीफ. This increased the crown's say in key decisions, reducing company's autonomy in top level leadership. देखो क्राउन का जो क्राउन है, जो किंग क्वीन है, जो मोनार्क थ्री है, जॉर्ज थ्री हमने देखा, तो जो क्राउन है उसका अप्रूवल लेना मैंडेटरी हो गया तीन अपॉइंटमेंट्स के लिए. गवर्नर जनरल के अपॉइंटमेंट के लिए, गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज के अपॉइंटमेंट के लिए, और कमांडर इन चीफ के लिए अपॉइंटमेंट के लिए. तो जो कंपनी की ऑटोनॉमी थी, ठीक है, टॉप लेवल लीडरशिप में जो भी डिसीजन मेकिंग का था, तो वो एक्चुअली रिड्यूस हो गया और क्राउन का इंक्रीज हो गया. तो सिग्निफिकेंस समझते. एस्पेक्ट क्या है? गवर्नेंस का एस्पेक्ट क्या था? सिग्निफिकेंस क्या था गवर्नेंस का? स्ट्रेंथन सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल हमने देख लिया है. फाइनेंस यूज्ड इंडियन रेवेन्यू टू फंड ब्रिटिश ओवरसाइट. पॉलिटिकल कंट्रोल इंक्रीज क्राउन इन्वॉल्वमेंट इन कंपनीज अफेयर. ट्रेड कंटिन्यू टू कंपनी कमर्शियल जो 20 साल के लिए हुआ. तो नेमोनिक देखते हैं जो मेमोरी वाइज है. मनी, मोनोपोली एंड मोर पावर टू गवर्नर जनरल. सिंपल एक लाइन में यार आपको पूरा एक्ट
दिमाग में बैठ जाएगा। ये ऐसे ऐसे लाइंस बनाते रहना, देख, एंड इजी पड़ जाएगा यार वो, मतलब रिकलेक्ट इजीली हो जाते हैं ये सब चीजें। सो मनी मोनोपोली मोर पावर टू गवर्नर जनरल एसोसिएटेड टू द चार्टर एक्ट, द चार्टर एक्ट 1793 रिलेटेड है। सो उसी समय में कंटेम्प्रेरी इंडिया में क्या चल रहा था, जॉन शो द फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो 1793 से लेके 98 था, एम्फसाइज्ड अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। ये काफी बार पूछा जाता है, जनरल नॉलेज है कि तो जनरल नॉलेज के हिसाब से भी है कि जो जॉन शोर थे गवर्नर जनरल बंगाल के, वो नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी पे ज्यादा बिलीव रखते थे, तो ज्यादा उन्होंने इंटरवेन किया नहीं। इसका मतलब सो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इवेंट्स क्या चल रहा था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यूड विद सिग्निफिकेंट इवेंट सच एज द रेन ऑफ टेरर 1793 से लेके 1794, द डायरेक्टरी रूल 1795 से लेके 1799, एंड द कॉन्सुलेट 1799 से लेके 1804। ठीक है, इसका बस एक समरी भी पढ़ लिया, आपका इंटरेस्ट है आपको डिटेल में पढ़ना है पढ़ लीजिए, बस समराइज कर लिया। Why we are covering this type of things? Cause our brain connect dots and it helps actually while we try to recollect something. Okay. So now the next charter act of 1830, देखो यार वो छोटा था, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, बट फिर भी इट्स लाइक हमें पता होना चाहिए क्योंकि छोटे छोटे तो मेजर चेंजेस थे उस समय भी। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अगेन मोनार्क जॉर्ज थ्री, प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट जेनकिंसन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, रॉबर्ट जेनकिंसन। सो 1812 से लेके 1827 तक थे ये पर्सन, एंड पार्टी था उनका टोरी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गिलबर्ट एलियट मूरे निनोमोड, शॉर्ट लॉर्ड मिंटो हम जिसको बोलते हैं, 1807 से लेके 1813। एंड वो लॉर्ड मिंटो ठीक है यार ये नाम। So background is this act was passed to renew the East India Company's charter, again to renew the East India Company's charter, but it marked a major shift by ending the company's commercial monopoly, except in tea and China, and introducing new rules for British government in India, including education and religion. भाई 1600 में जो चार्टर आया था, मोनोपोली तो एंड दिख रहा है ये चार्टर में, तो देखते हैं कैसे। सो रेगुलेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देखते हैं, ट्रेड मोनोपोली अबोलिश्ड, वाह। सो द कंपनी लॉस्ट इट्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू ट्रेड इन इंडिया। You remember if you watch that video, we have made a good differences. We try to understand the differences between exclusive and non-exclusive, where we use inclusive and where we use non-inclusive and where we use exclusive. So here what happened is the company lost its exclusive rights to trade in India. एक्सेप्शन था ऑफ कोर्स, मोनोपोली रिटेन ओनली फॉर ट्रेड, टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। इधर ही मोनी यही दो विषय पे मोनोपोली कंपनी का था कि भाई टी पे रहेगा एंड चाइना के साथ जो ट्रेड रहेगा वो बाकी जिधर जहां भी उनका था जितना भी एक्सक्लूसिव राइट्स था वो एबोलिश हो गया। दिस ओपन इंडियन ट्रेड टू प्राइवेट ब्रिटिश मर्चेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अगेन आई एम सेइंग फर्स्ट टाइम, मार्क दिस, this opened Indian trade to private British merchants for the first time. Administrative changes समझते हैं भी। The sovereignty of British Crown over company territories in India was clearly asserted. ठीक है, जो क्राउन का है जो सॉवरेनिटी है ब्रिटिश क्राउन जो है, सो जो कंपनी टेरिटरीज इंडिया है वो क्लियरली स्टेटेड हो गया, एसर्टेड मीन स्टेटेड हो गया। सो लोकल गवर्नमेंट्स वर एम्पावर्ड टू लेवी टैक्सेस ऑन पीपल, पनिश टैक्स डिफॉल्टर्स। ठीक है, तो जो लोकल गवर्नमेंट है उनको एम्पावरमेंट किया गया कि भाई तुम टैक्स लो लोगों से, एंड जो भी टैक्स डिफॉल्ट कर रहा है उनको पनिश भी करो। दिस स्ट्रेंथन द कंपनीज एबिलिटी टू गवर्न अंडर ब्रिटिश ऑथोरिटी, नॉट जस्ट ट्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस स्ट्रेंथन द कंपनीज एबिलिटी टू गवर्न अंडर ब्रिटिश ऑथोरिटी, नॉट जस्ट ट्रेड। तो अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन समझते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज वर ऑफिशियली अलाउड टू एंटर इंडिया टू प्रीच देयर रिलीजन, प्रमोट क्रिश्चियन वैल्यूज। ठीक है, सो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको ऑफिशियली अलाउ किया गया, ऑफिशियली अलाउ किया गया टू एंटर इंडिया, प्रीच देयर रिलीजन, प्रमोट क्रिश्चियन वैल्यूज। ओके, सो ब्रिटिश एज्यूम द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, नया रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम कर लिया ब्रिटिश ने। स्प्रेडिंग वेस्टर्न एजुकेशन अमंग इंडियंस, a sum of rupees 1 lakh per year was allocated for promoting education.
This was the first time the British government accepted educational responsibility in India. ठीक है, सो क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरीज आए, ऑफिशियली अलाउ किया गया उनको। ब्रिटिश ने एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम किया कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडियंस में फैलाते हैं, तो 1 लाख प्रति वर्ष एलोकेट किया गया पैसा एजुकेशन प्रमोट के लिए। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम, अगेन फर्स्ट टाइम इज देयर, सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया। तो सिग्निफिकेंस समझते हैं एक्ट का। ट्रेड एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया एक्सेप्ट एंड चाइना। सोवेरेनिटी क्राउन्स political control formally asserted. Education, British took formal responsibility for Indian education. Missionaries, strict control on missionary activity relaxed. तो ये चीज़ें है इम्पोर्टेंट एक्ट है, टू बी ऑनेस्ट। इससे अच्छे से पढ़ो, रिवीजन अच्छा करो ये एक्ट का भी। तो मेमोरी एड फॉर स्टूडेंट्स, ट्रेड ओपन, बाइबल एंटर, बुक बिगिंस। 1 line, sweet line, 1 line to understand overall act. टू बी ऑनेस्ट, फॉर जैसे दिमाग में आ जाएगा ट्रेड लिबरलाइजेशन, मिशनरी एक्सेस, एजुकेशन फंडिंग सॉरी। सो ट्रेड ओपन, बाइबल एंटर्स, बुक बिगिन, ये लाइन आपके दिमाग में आना चाहिए वेन एवर यू रीड द चार्टर एक्ट 1813। ओके, एंड ऑल्सो उसके अलावा ये भी आप सोच सकते हो कि ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ, मिशनरी एक्सेस हुआ, एजुकेशन फंडिंग है, ये भी आप कर सकते हो। तो कुछ एमसीक्यूज पूछे, तो लेट्स अंडरस्टैंड। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 2019 में इसको पूछा गया था। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट, सॉरी, स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड विद चाइना। We covered it, what it is, right? It asserted the sovereignty of British Crown over Indian territories held by the company. The revenue of India, third one, the revenue of India was now controlled by the British Parliament. So which statements given above are correct? A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3 only. So the answer is of course statement 1 and 2. It ended the trade monopoly of East India Company in India except for the trade in tea and with China. It asserted the sovereignty of British Crown over the Indian territories held by the company. These are the 2 correct options. The second was asked in 2018. Which of the following led to the introduction of English education in India? ठीक है, let's understand this. So Charter Act of 1813, of course हमें ये पता है, ठीक है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 एंड द थर्ड इज ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। सो एक्चुअली तीनों राइट है, ऑफकोर्स ये इसमें कवर नहीं हुआ था क्योंकि ये थोड़ा पेरीफेरी सब्जेक्ट है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, व्हेन एवर यू रीड हिस्ट्री you will understand why. So those are the periphery one. Actually it is supposed to be in history subject, but as it is the periphery one connected to this chapter, that's why I believe to put it in this MCQ. So basically let's understand Charter Act of 1813 we understood. So General Committee of Public Instructions 1823 was constituted after the act. They were appointed to manage the educational funds actually. So General Committee of Public Instructions 1823 was about that. Orientalist and Anglicist controversy. So let's understand 19th century में डिबेट हुए, ठीक है। सो ओवर डिबेट हुआ ओवर टाइप ऑफ एजुकेशन, ठीक है, टू प्रोवाइड टू इंडियन। what type of education to provide to this type of education? तो ओरिएंटलिस्ट थे जो बोलते थे कि यार इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करो, जैसे संस्कृत हुआ, अरेबिक हुआ, पर्शियन हुआ, उसको करो, एंड ट्रेडिशनल ईस्टर्न एजुकेशन को भी प्रमोट करो। ये ओरिएंटलिस्ट का अप्रोच था। एंग्लिसिस्ट का क्या था? पोस्ट इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग ऑफ वेस्टर्न साइंसेस एंड लिटरेचर। So eventually we know, like आज हम we are looking at today also well. So एंग्लिसिस्ट इसमें जीते। सो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813. So yeah, all 3 answers are right. That's why we have to connect the dots. That's what I told you. We have to connect the dots like that. So this is it. This is a very short video, I guess.
and the upcoming lecture will be of the Charter Act of 1833. You can download notes for free on my Telegram channel, Avinash Polity Insights, AVINAASH Polity Insights. A link will be in the description. Subscribe for more UPSC Polity lectures, of course, this channel. And if you guys have any doubts and or anything, you can just comment or you can ask on the Telegram channel as well. So, thank you for watching. Jai Hind.